Hello guys, welcome to my channel Let's Crack Judiciary. So guys, डिस्कवरी इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 18th टॉपिक जो हम कर रहे हैं उसमें ऑर्डर 19 को आज हम लेंगे, जिसके साथ ये जो डिस्कवरी इंस्पेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्डर 19 बात करता है एफिडेविट्स की। एफिडेविट्स एक बहुत ही छोटा ऑर्डर है। ऑर्डर 19 डील करता है, और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एफिडेविट होते क्या हैं, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। देखिए, एफिडेविट होता है एक रिटन स्टेटमेंट, इन द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, और जिसको हम क्या कहेंगे, डेपोनेंट, ठीक है, और जिसने वो एफिडेविट पे साइन किया हुआ है और उसको किसी ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ने अफर्म किया है, यानी कि जो डेपोनेंट बात स्टेटमेंट कह रहा है वो सही है, ये होता है एफिडेविट। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लिख सकते हैं इसे। इट इज़ रिटन स्टेटमेंट इन नेम ऑफ पर्सन called the deponent by whom it is voluntarily signed and sworn or affirmed before an authorized officer or magistrate। तो ऑर्डर 19 बात करता है 3 रूल की। रूल 1 देखिए क्या कहता है, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। यानी कि अब मान लो एफिडेविट हो गया, ठीक है, एक एफिडेविट है जिस पे साइन है, स्टेटमेंट लिखी है डिपोनेंट की, और वो अफर्म किया है किसी ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ने। अब उसका यूज़ क्या है, अब उसका यूज़ कौन करेगा, कोर्ट करेगी, कहाँ करेगी, किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यही बात रूल 1 कह रहा है कि कोई भी कोर्ट, ध्यान रखना वर्ड यूज हुआ है एनी कोर्ट, और किसी भी टाइम पे सफिशिएंट रीजन के साथ ऑर्डर दे सकती है कि पर्टिकुलर फैक्ट, यानी कि कोई भी मान लो प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, उसमें कोई फैक्ट है वो प्रूव करना है, तो वो प्रूव कोर्ट किससे प्रूव करवा सकती है, एफिडेविट से, ठीक है। यही बात कहता है रूल 1, एफिडेविट से बात करवा सकती है प्रूव, या फिर किसी विटनेस का एफिडेविट वो हियरिंग पे पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो वो विटनेस वहाँ पे नहीं है, उसका एक एफिडेविट वहाँ पे पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए लाया जाता है, तो हियरिंग में आप वो रीड भी कर सकते हैं। ये बात कहता है रूल 1। प्रोवाइजो यानी कि एक्सेप्शन एक बात कहती है कि अगर देखो कोर्ट को लगता है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट, कि कोई भी पार्टी चाहती है कि, ठीक है, एफिडेविट आ गया, कि उस विटनेस का प्रोडक्शन, यानी कि उस विटनेस को लेके आना है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसका ऑर्डर भी कोर्ट दे सकती है। किसके बजाय, यानी कि अगर मान लो एफिडेविट है और दूसरी कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हमें वो पर्टिकुलर पर्सन चाहिए उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पे जो कोर्ट है ये उसकी जो, अगर वो बोनाफाइडली, यानी कि उसका उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो उस विटनेस को वहाँ पे लाके क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकती है, ठीक है। और कहता है कि फिर वहाँ पे क्या होगा, एफिडेविट का जो ऑर्डर है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो विटनेस ही बुलाया जा चुका है। ये कहता है प्रोवाइडेड, तो मेन बात रूल 1 में बता ही दी है। रूल 2 में देखिए, पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डेपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। डेपोनेंट मैंने आपको बताया कौन, जो एफिडेविट पे जिसने साइन किया हुआ है कोई स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो होता है डेपोनेंट। तो ये रूल 2 कहता है पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डेपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि मान लो एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, उसके बाद एविडेंस जो है, जो भी एविडेंस है प्रोसीडिंग में, वो प्रूव करना है एफिडेविट्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन कोर्ट क्या है, डेपोनेंट को वहां पे बुला भी सकती है, ठीक है। पार्टी जो है एप्लीकेशन डालेगी और बताएगी कि भाई ये वही बात है जो रूल 1 में कही है, एक तरह से देखा जाए, ठीक है। उस डेपोनेंट का आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद है सब रूल 2, ये कहता है कि जो अटेंडेंस होगी वो कोर्ट में होगी, यानी कि डेपोनेंट को कोर्ट में बुलाया जाएगा जब तक कि एक पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्डर के साथ उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि एग्जेम्पशन वगैरह हमने पढ़ी हैं, जैसे बीमार हो जाते हैं या काफ़ी दूर हैं,
और उसको लाने में काफ़ी इनकन्वीनियंस हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एग्जेम्प्ट भी कोर्ट कर सकती है। तो रूल 2 में ये बात है। रूल 3 में कहता है मैटर्स टू विच एफिडेविट्स शैल बी कन्फाइन, यानी कि एफिडेविट जो हैं वो कन्फाइन होंगे जो डेपोनेंट ने उस एफिडेविट में जो भी कहा है उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वहां तक ही एफिडेविट जो है कन्फाइन होंगे। देखना एक्सेप्शन है इंटरलॉक्यूटरी ऑफ एप्लीकेशन। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन ऑर्डर 21 में हम पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या है, जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट आता है या इंटरीम इंजंक्शन है, 21 में नहीं, सॉरी, हम इंजंक्शन वाले में पढ़ेंगे इंटरलॉक्यूटरी का, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से ऑर्डर 21 बोल दिया। तो ऑर्डर 39 में ये है कि जो हम इंजंक्शन वगैरह पढ़ते हैं उसमें इंटरलॉक्यूटरी के बारे में भी बताया गया है। तो वहाँ की एप्लीकेशन जो है डिसाइड हो सकती है एफिडेविट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो डेपोनेंट की नॉलेज है ना, उस पे बेस होगा केवल, और वहीं तक कन्फाइन होगा क्या, एफिडेविट। लेकिन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन तो डिसाइड भी की जा सकती है एफिडेविट के द्वारा, ये एक्सेप्शन ये कहती है। और सेकंड कहा है कि एफिडेविट की कॉस्ट कौन भरेगा, वो भरेगा जिस पार्टी ने फाइल किया है। कॉस्ट ऑफ एवरी एफिडेविट, जहाँ पे अननेसेसरली वो आर्ग्यूमेंट्स में यानी कि हियरिंग चल रही है और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी एफिडेविट की, लेकिन आपने फाइल की है, तो जिसने फाइल की है वही उसका खर्चा पानी वगैरह जो भी एफिडेविट में लगा है वो देगा, ठीक है। अननेसेसरी यानी कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग टाइम खींचने के लिए प्रोसीडिंग का ये तरीके अपना सकते हैं कि खाम के एफिडेविट्स वहाँ पे लाएं। इसीलिए ये बात बताई है कि जो पार्टी फाइल करेगी अगर वो अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स में आती है तो फिर वहाँ पे कॉपीज वगैरह का जो भी खर्चा होगा वो पार्टी जिसने फाइल किया है एफिडेविट को वो भरेगी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा ऑर्डर था हमारा 19 ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे टॉपिक करेंगे। ये हमारा 11, 12, 13, 19 ये हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।